गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हमारे करियर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते थे, ठीक उसी तरीके से अब भी स्टार्ट करेंगे। एक बात सुनिए, अपनी शौक है, सुनाते हैं, आपको भी अच्छा भी लगता होगा। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। क्या बोले हैं? अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, और आंधियों को पैरे तले दबा के चल, और मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, खुद में विश्वास इस कदर जगा के चल। ध्यान दीजिएगा, लाइन हमारी यही है, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। ठीक है, ये है। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे मतलब है कि जो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग भाग 4 था, और इसी भाग 4 में हम लोग अनुच्छेद की बात कर रहे थे। इसी में 36 से लेकर के 51 की आपकी बात कर रहे थे। आज वाली जो वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। और इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारा जो है कि इसको इंग्लिश में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक याद होगा। तो याद होगा, एग्जाम में यही हमेशा पूछा जाता है। फिर एक दूसरा प्रश्न है, फिर हम बात करते हैं कि इसे आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपके ऑप्शन में आयरलैंड न मिले तो आप इसको क्या करेंगे, आयरिश लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक बात कर लिए तो ठीक है। 36 से लेकर के 51 है। आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 37 में मतलब है कि राज्य मतलब है न्यायालय द्वारा ये वाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके बाद जो है कि 39 में जो है कि 39 ए 39 बी 39 सी, इसी तरीके से हम देखे थे पूरा सीरीज। 39 ए में जो कि जीविका चलाने का साधन, बी में भौतिक संसाधन की बात की गई है, सी में संघ बनाने की शक्ति की बात की गई है, डी में जो है कि आवागमन की बात की गई है। उसके बाद ई में स्वास्थ्य से संबंधित बात की गई है। एफ का मतलब है सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी क्या है, फायदे। ये सांस्कृतिक पर्यावरण ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग जो है कि 38 देखें और 39 देख लिए हैं। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, किसका गठन? ग्राम पंचायतों की गठन की बात कर रहे हैं। 49 हो गया, जो है कि सॉरी 48 हो गया है। अब हम लोग देखने जा सॉरी यहाँ से हम लोग देखेंगे 39 हो गया, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद जो है कि हम लोग 41 काम और शिक्षा की बात प्रावधान है, ये बात किए थे। 42 में जो है कि प्रसूति की बात किए थे। 43 में जो है कि उद्योग धंधों में जो है कि कर्मकारों की भागीदारी होगी वहाँ पे। 44 में समान सिविल संहिता देखें। समान सिविल संहिता में हम लोग देखें कहाँ पे लागू है, गोवा में, जिसको हम लोग सिविल कोड बोलते हैं, ये गोवा में लागू है। और अभी हाल फिलहाल के में उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, यह बात है। 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और निःशुल्क शिक्षा देने के बाद हम लोग 46 में बात करते हैं। 46 की बात करते हैं। 46 में क्या बात थी, यहाँ से हम लोग देख लें, इसकी भाव समझते हैं सबसे पहले। 46 कहने से ये बात समझ में नहीं आता है। तो राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य का ये दायित्व होगा, जितने भी हमारे समाज में दुर्बल वर्ग हैं, तो दुर्बल वर्ग मतलब क्या है, दुर्बल वर्ग में SC आते, ST आते, OBC आते हैं। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे व्यक्ति जो दुर्बल वर्ग है, समाज से थोड़ी से पिछड़े वर्ग है, उसी को हम लोग दुर्बल वर्ग कहेंगे। और ये दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित प्रावधान देने का भी आर्टिकल नंबर 46 में प्रावधान किया गया है। किस किस वर्ग को, ध्यान दीजिएगा, जिस बात बोल, दुर्बल वर्गों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से संरक्षण प्रदान करने का दायित्व उस स्थानीय राज्य सरकार की है। किसे? दुर्बल वर्ग। ये देखिए, पूरी लाइन यूं ही लिखी रहेगी, और पूरी लाइन आपकी लंबी लंबी भी लिख सकती है या एक शब्द में लिख सकता है, लेकिन कहने का मतलब है सिर्फ दुर्बल वर्गों की और शिक्षा और अर्थ संबंधित व्यक्ति मतलब है उसको बढ़ाने का काम किसका होगा, राज्य सरकार का होगा, ये बात है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जो है कि पोषण से संबंधित बातें हैं। पोषण और जीवन लक्ष्य को ऊंचा उठाना, मतलब मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे मतलब इस जगह पे, जिस जगह से वो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, जनता ने उसे चुना के भेजा है, उस क्षेत्र में, उस राज्य क्षेत्र में वहाँ की जनता का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए,
और उसकी पोषण कुछ ऐसा काम करे कि जो है कि पोषण स्तर जो है कि सभी नागरिकों का मतलब उस स्थानीय निवासियों का बेहतर तरीके से बन सके, पोषण से संबंधित कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उनका जीवन लक्ष्य ऊंचा हो सके। ऊंचा मतलब स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके, है कि नहीं, कोई किसी रोग से पीड़ित ना हो। तो दायित्व किसके पास है, ये दायित्व हमारे किसके पास है, ये राज्य सरकार के पास है। लेकिन जहां से वो प्रतिनिधि जीता है उस वाले राज्य सरकार से ये मामला है। फिर आगे चलते हैं। आगे ये देखिए 47, इसमें आपको क्या याद करना है, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और देखिए ये पोषण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसीलिए देखिए कि जो प्राइमरी स्कूल है, मिड डे मील चलता है। मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया था और इसी मिड डे मील में जो है कि मिड डे मील में जो जितने भी मतलब है दुर्बल वर्ग के बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनको जो है कि निःशुल्क में भोजन भी दिया जाता है और अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से पोषण संबंधित भोजन दिए जाते हैं। तो इसी है। और देखिए कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, भारत सरकार के द्वारा पोषण एक पैकेट दी जाती है और अगर छोटा बच्चा है उसको भी एक प्रकार के पैकेट दी जाएगी जिसमें पोषण से भरपूर होगा। वो पैकेट जो है कि निःशुल्क में वितरित की जाती है। क्यों? क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल नंबर 47 में यह बात लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 47 में यह बात लिखी गई है, जितने भी हमारे मतलब है कि जिस राज्य क्षेत्र में है उस राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई नियम बना करके वहाँ के लोगों की पोषण स्तर को उठाने का काम किया जाता है। आइए बात करते हैं, 47 हो गया। लेकिन हमें याद क्या करना है, पोषण और जीवन को लक्ष्य क्या करना, ऊंचा उठाना। यहाँ पे हम लोग क्या देखे 46 में, दुर्बल वर्ग को किसमें किसमें, शिक्षा में और अर्थ संबंधित में ये मिलता है। शिक्षा में देखिए ध्यान दीजिए, जब प्रवेश स्टार्ट हो जाता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में, वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें जो है कि यूनिवर्सिटी में उसमें देखे कि SC ST OBC का अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती है। और ये कट ऑफ जारी तो की जाती है, ऐसे समाज जो समाज से कटे हुए हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिकल नंबर 46 के माध्यम से राज्य सरकार का ये दायित्व होगा कि ये काम करे। तो दो आर्टिकल हम लोग देख लिए। तीसरे में क्या है, तीसरे में कृषि और पशुपालन संगठन सुधार। इसका मतलब ये होता है कि कृषि पे भी, कृषि हमारा जो है कि भारत सरकार का मतलब है पूरे भारत का बैकबोन है कृषि। अगर कृषि नहीं होगा तो क्या होगा, आप जानते हैं भारत से आधे से ज़्यादा लोग कृषि में निवास करते हैं, मतलब कृषि में विलीन है रोजगार के माध्यम से, ठीक है ना। ये कृषि कृषि भी अपने देश में होना चाहिए। अगर हम लोग कृषि नहीं करेंगे तो हम लोग का अनाज नहीं उत्पादन होगा। तो देखिए कि हमारा जो है कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसको भी ऊंचा उठाने का काम किसके पास है, ये सरकार जो कि देखिए कि खाद वगैरह निःशुल्क में बांटती है या कम दाम पे, प्राइवेट सेक्टर से कम दाम पे बांटती है। और जो है कि दवाइयाँ, कीटनाशक, तमाम प्रकार के, अब मुर्गी पालन हो गया और जो है कि पशु पालन हो गया, इनसे संबंधित बात करता है आर्टिकल नंबर 48 के माध्यम से। जो व्यक्ति जो है कि मुर्गी पालन का काम करना चाहता है या मछली पालन का काम करना चाहता है, राज्य सरकार उसको फुल सपोर्ट करेगी और राज्य सरकार का ये दायित्व भी बनता है। ये सारे के सारे आर्टिकल के माध्यम से ये हम लोग देख रहे हैं। तो कृषि को और पशुपालन का संगठन सुधार, मतलब इसकी एक संगठन बनाइए और उसके माध्यम से इसका सुधार करने का प्रयास करिए, इसका उत्पादन बेहतर हो सके और लोगों को भारत का कोई भी व्यक्ति खाने की वजह से ना मर सके और वो कुपोषण ना हो सके, ये दायित्व बनता है राज्य सरकार के द्वारा। बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो बात समझ, इसमें क्या याद करना मुझे, कृषि और पशुपालन की भी बात की गई है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 48 में। यह इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 48 और ये वाला इंपॉर्टेंट करेंगे, मतलब सारे के सारे इसमें महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। इसीलिए कहा गया अगर अगर राज्य जितने भी नेता प्रतिनेता मतलब प्रतिनिधि होते हैं, जितने भी राजनेता सिर्फ भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक में लिखी हुई जितनी भी आर्टिकल है उसको ईमानदारी के साथ अगर लागू करें, एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया कहला सकती है। तो बात समझ रहे हैं, सभी लोग अपने चक्कर में बिजी रहते हैं। तो 49 की बात क्या है, 49 आर्टिकल नंबर 49 में ऐसे स्मारक राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के लिए राष्ट्रीय महत्व के लिए जितने भी प्रकार के धरोहर चीजें हैं जो भी बने, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, अकबर का किला हो गया, ऐसे स्मारक, ऐसे राष्ट्रीय महत्व के लिए जितने भी चीज हैं उन सभी उन सभी वस्तुओं की, उन सभी इमारतों की सुरक्षा करने का दायित्व किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। आप देखेंगे ताजमहल जो बना है मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने जो बनवाया है आगरा में,
उस पे एसिड रेन का प्रभाव हो, है एसिड रेन का प्रभाव है, उस एसिड रेन को बचाना भी चाहिए ना। इसीलिए राज्य सरकार तमाम प्रकार की स्कीम जारी की है उस क्षेत्र में कि कार्बन उत्सर्जन का कम करे। कार्बन उत्सर्जन क्यों? क्योंकि उसमें जो ताजमहल है उस पे संगमरमर बनी है, उस पे जो बूंदे पड़ती है उससे इफेक्टिव होता है कलर, और इफेक्टिव होने के नाते उसके भी संबंधित लाल किला देखिए बार बार समय समय पर उसका रिपेयर होता रहता है, कलर पेंटिंग वगैरह इसका, ये सब क्यों, क्या फर्क पड़ी है राज्य सरकार के पास, ऐसा क्यों करे? नहीं ऐसा करेगी क्योंकि ये पूरा संविधान हमारा जो है कि संविधान में बातें लिखी गई है। तो इसमें क्या संरक्षण प्रदान करने की बात कही है? इमारतें, राष्ट्रीय महत्व की इमारतें, जितने भी स्मारक है या किसी की समाधि बनी है, स्मारक बनी है, उन सबों को इस हिफाजत करने की बात है राज्य सरकार के पास। 49 में हो गया। याद क्या करना है? स्मारक स्थलों एवं वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना, ये वस्तु मतलब ये पॉइंट याद करना है आपको, पूरी बातें आएगी यहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है कि 50 में, 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है 50, तो 50 और 51 भी आ चुका है एग्जाम में। 50 में क्या है कि 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका क्या नियम बनाती है, राज्यपालिका न्यायपालिका क्या नियम मतलब है कि क्या आदेश देती है, इन सभी का पृथक करने का माध्यम किसके पास है? यहाँ 50 है। कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है? अलगाव, अलगाव मतलब अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब बात समझ लीजिए, बात कहने से समझ नहीं आती। कार्यपालिका क्या काम कर रही है, क्या नियम बना रही है, न्यायपालिका पता चला ऐसा कोई नियम ना बना दे कि ऐसा कोई नियम ना बना दे कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। जैसे ही ऐसा बात होगा, अब पता चला कि न्यायालय में कोई भी व्यक्ति, न्यायपालिका न्यायालय में कोई भी सजा किसी को दे दिया गया और वो मुजरिम है और उस पर न्याय कार्यपालिका उस पर हस्तक्षेप कर रही है, नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका न्याय सुना रही है, अगर सही न्याय सुना रही है फिर भी जबरदस्ती किसी के माध्यम से उस पर मतलब है कोई हस्तक्षेप नहीं होगा कार्यपालिका का। इसका मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका का क्या है? पृथक्करण, मतलब कोई मतलब नहीं है, अलग रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कार्यपालिका अलग करेगा, न्यायपालिका बोलेगा, न्यायपालिका अलग बोलेगा, ये बोल सकता है, लेकिन एकदम जो है कि जब एकदम मामला गलत हो रही तब ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये नियम बना रही है, ये टप से बोल दिए, ऐसा नहीं हो, मतलब है कि कहने में तत्काल ये बोलेगा नहीं जब तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं करता। तो क्या है इसमें, क्या निकला? और 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या है? पृथक्करण। 51 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। कैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना? ऐसी बात ना छेड़ दे कोई जिहाद की बात कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए, सिख आपस में लड़ जाए, ऐसा काम नहीं। तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी हर देश के साथ संबंध अच्छा रह सके। और अभी देखिए कि सीरिया वगैरह में ये सब हो रहा है, जो क्या है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है नहीं। तो कहने का मतलब है लोकतांत्रिक देश है, लोगों का तंत्र है भारत, यहाँ पे शांति सुरक्षा बनाए रखा जा सकता है। पड़ोसी देशों के बीच में शांति होना चाहिए, है कि नहीं, और उसकी सुरक्षा संघर्ष होना चाहिए। सुरक्षा से संबंधित हमेशा कोई ऐसा नहीं बाहर ही आकर के हमला बोल के चला गया। अंतर्राष्ट्रीय के बीच में बेहतरीन तरीके से तालमेल होना चाहिए और व्यापार अच्छे से होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, जिससे हम लोग आगे वृद्धि कर सके। यह बात लिखी गई आर्टिकल नंबर 51 में। एक लास्ट है, यहाँ से छूट रहा था, 48 का ही पार्ट है, सब सेक्शन ये है, ये संविधान संशोधन के माध्यम से लाया है। मैं आपसे बताता जहाँ जहाँ कैपिटल ए है, जहाँ जहाँ कैपिटल ए है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ वो जो है संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये 48 से लाया गया 42वें संविधान संशोधन, ये लाया गया हमारे संविधान में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 1976 में यह लाया गया है। क्या लाया गया है? इसमें कहा गया पर्यावरण संरक्षण और वन जीव संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब है पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कीजिए, पेड़ काटिए तो एक काटिए तो चार लगाइए, और जो है कि जिससे लोगों की ये धरोहर संपत्ति है, लोगों के काम आने वाली है। अगर पर्यावरण संरक्षण प्रदान नहीं होगा तो इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे दूसरी वाली जो कोविड-19 आई थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, है कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ऑक्सीजन की वजह से। लोग ऑक्सीजन के लिए नंबर लगाते थे, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं था। तो कहने में पर्यावरण बेहतर होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, इसी तरीके से। और क्या है कि वन जीव संरक्षण, वहाँ पे रहने वाले जितने भी वन जीव है उनको भी संरक्षण प्रदान करने का बात कर जाता है। 48 नंबर ए पर्यावरण संरक्षण, इसमें याद करना पर्यावरण
और किसका है, वन जीव संरक्षण। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 42वें संविधान संशोधन का 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब लघु संविधान के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन, ये बात है। एक बार फिर हम पूरा रिवाइज लेते हैं 2 मिनट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है। 36 में इसकी परिभाषा है। 37 में वाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 में बात लिखी, 39 ABCD बता दिए हैं। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में काम और शिक्षा की बात की गई है। 42 में प्रसूति की बात की गई है। 43 में कुटीर उद्योगों में प्रबंधन की बात की गई, मतलब है जितने भी मजदूर हैं उनके प्रबंधन की बात की गई है। उसके बाद 39 मतलब है कि हाँ ठीक है, 40 में बता दिए, 41 42 हो गया है। 44 में समान सिविल संहिता गोवा में लागू है। आर्टिकल नंबर 44 बात ये उत्तराखंड में भी लागू है। उसके बाद 44-45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क में जो है कि क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, राज्य सरकार का एक कर्तव्य बनेगा। और जो है कि एक बताए थे शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A। और एक हम आपसे बताए थे मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रत्येक माता पिता क्या करें, अपने बच्चे को स्कूल भेजे। यह शिक्षा से संबंधित आर्टिकल थे। उसके बाद जो है कि उसके बाद हम आपसे यहाँ पे देखे थे 48 हो गया, सॉरी वहाँ पे 39 हो गया, 41 42 43 हो गया, 45 हो गया। 46 में दुर्बल वर्गों को क्या करना है, शिक्षा और संबंधित बात है इसमें। और इसमें 47 में पोषण स्तर को ऊंचा उठाना, मतलब उसके बाद 48 में कृषि और जो है पशुपालन का संगठन बना करके उसको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की क्या करना, रक्षा करना। 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। एक बताए हैं 48A, मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात की गई है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके इस बात को जिस तरीके से मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। पढ़ने के बाद एक बार उसको सोचिए भी, ठीक है। फिर मिलेंगे और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, भाग 5 भाग नंबर 4A हम लोग देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे। इसके बाद ये नहीं था, फिर बाद में इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। अगला का टॉपिक मेरा ये होगा, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।